हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए लेकर आया हूं और वो ये है कि मैं आज से ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर रहा हूं ऑनलाइन YouTube पर, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे अगर आप कभी किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे या कभी कोई पेड कोर्स लेते हैं तो इसके लिए आपको हजारों रुपए पे करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, बिना किसी चार्ज के। और जो मैं आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा वो पूरी की पूरी फ्री होने के साथ साथ कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड मैं आपको करूंगा। जो ज्योग्राफी आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ देख भी रहे होंगे, यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखा हुआ है। तो ये जो क्लास है ये ज्योग्राफी की आज पहली क्लास है, पहली क्लास में शुरू कर रहा हूँ और क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस से मैं पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक जैसे आप देखते रहे हैं कि कई बार मैंने ज्योग्राफी के टॉपिक उठाए हैं, लेकिन वो रैंडम टॉपिक थे, कहीं से भी थे, तो वो मैंने अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो पढ़ाए थे। लेकिन आज जो क्लास में शुरू कर रहा हूँ वो कंप्लीट ज्योग्राफी होगी। ज्योग्राफी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सभी सरकारी नौकरियों में जीएस का पोर्शन होता है, और वो जीएस में भी बहुत ज्यादा मायने रखता है क्या, ज्योग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी एक तरह का साइंस है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो साइंस से कुछ मिलते जुलते हैं, बायोलॉजी से या एनवायरमेंट साइंस से। और अगर आप एक पोर्शन देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल का मतलब एक ऐसा भूगोल जिसमें हम पैसे संबंधी चीजों को पढ़ते हैं, जहां से पैसा आता है, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी से भी रिलेट करता है। यानी कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेला नहीं है बस, बल्कि इसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन है ना, कहीं ना कहीं उसका एक टच देखने को मिलता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। जब आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पूरी दुनिया की जबरदस्त नॉलेज हो जाएगी। और ये जो क्लासेस होंगी, ये क्लासेस बच्चों मैं आपको बता दूं कि सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए होंगी। अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। साथ साथ पीसीएस का एग्जाम, लोअर पीसीएस का एग्जाम, अच्छा इसके अलावा आरओ एआरओ है ना, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस, तो इस तरह के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है ना। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो जितनी भी ऑलमोस्ट तैयारियां हैं, अभी यूपी ट्रिपल एससी पैट भी जैसे शुरू हो चुका है तो उसमें भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो जितने भी एग्जाम है सभी में हेल्प मिलने वाली। और सबसे अच्छी बात है कि ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है कि जीएस आखिर पढ़े कहाँ से, और अगर ज्योग्राफी भी पढ़नी तो इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे। तो आप बस मेरे साथ रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप क्लासेस को देखिएगा तो आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। और तरीका क्या है कि आप मेरी क्लास को देखें, ना समझ में आए तो एक बार दोबारा से देखें और नोट्स बनाते जाएं। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उनके नोट्स बनाते जाएं, जिससे क्या होगा कि आप जब पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो एक बहुत जबरदस्त आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, और वो हमेशा के लिए हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो क्लास है आज की बिल्कुल पहली क्लास है और बिल्कुल बेसिक से जीरो से शुरू कर रहा हूं मैं। तो आप देखेंगे कि जो क्लास है पहले तो समझेंगे कि आखिर ज्योग्राफी क्या है, कहां से शुरू करनी है, तो आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे, और उसका देखिए करके हमारे सारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जो हमारी क्लास है। देखिए सबसे पहले आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ वो क्या है, जो बेसिक्स जहां से हम ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि ज्योग्राफी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। और भूगोल का मतलब क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है। ये बात सब लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो जितना भी हम ऑलमोस्ट पढ़ते हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो हमारी पृथ्वी के अंदर का ही होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा क्या है कि ज्योग्राफी एग्जैक्टली है क्या, तो वो एक तरह की साइंस है, हम कह सकते हैं ज्योग्राफी भी एक तरह की साइंस है। ठीक है, अच्छा अभी जो हम पढ़ने वाले हैं तो वो ये है कि जैसे भाई बचपन से हमने ज्योग्राफी पढ़ी है, ऐसी बात नहीं कि आपने नहीं पढ़ी है। अगर आप स्कूल कॉलेज में रहे होगे तो आपने देखा होगा कि छोटी क्लासेस से ज्योग्राफी के कुछ ना कुछ चैप्टर शुरू कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ा तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि या तो आपने उस समय ध्यान नहीं दिया या फिर बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा, है ना, जिसकी वजह से आपको उतने जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो अब क्लियर हो जाएंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे उसके सेगमेंट है, बहुत सारे पार्ट है, तो हम अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ज्योग्राफी में कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको पूरा सीक्वेंस से बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो क्या है कि ज्योग्राफी को अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया होता है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी के दो मेन पार्ट कह सकते हैं क्या, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी, जैसे कि विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। अच्छा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी मैं इंग्लिश में बताता रहूंगा बीच में, और जो हिंदी मीडियम को उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो बाइलिंगुअल क्लास चलाने की कोशिश करेंगे जिससे किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। अच्छा अब
तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या तरीका, दूसरा अगर हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा नेचुरल ज्योग्राफी, एक हो जाएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी और कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए। तो इस तरह से इसके कई सारे पार्ट है, लेकिन मैंने इसको क्या किया और ज्यादा डिटेल में अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी तो है, भूगोल तो है, लेकिन उसकी कुल मिलाकर कितनी ब्रांचेस शाखाएं हैं, कितने में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग मत हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, मेरे हिसाब से, है ना। और जो भी विशेषज्ञ हैं तो हो सकता है वो इसको और भी ज्यादा पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट मैंने रखा है वो है सामान्य भूगोल, ठीक है। सामान्य भूगोल, इसका क्या मतलब है, देखो सामान्य भूगोल का मतलब इसमें जो देखो जितने भी यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं टॉपिक के, है ना, या चैप्टर के, तो वो क्या है कि कुछ जो मेन है वो लिखे हैं। पूरी ज्योग्राफी तो यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें टॉपिक या चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो जो मेन वो मैंने लिख दिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए जैसे सामान्य भूगोल की जब हम बात करेंगे, ठीक है, पहली जो इसकी कैटेगरी है, चलो पहले एक बार समझ लेते हैं। दूसरा क्या है, भौतिक भूगोल, ठीक है बच्चों। तीसरा आर्थिक भूगोल, ठीक है। चौथा मानव भूगोल, इसके बाद क्षेत्रीय भूगोल, वो भी विश्व का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भारत का भूगोल। अच्छा, वैसे जनरली अगर हम देखें तो ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, किसको, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल, यानी कि पूरी दुनिया के जो ज्योग्राफी उसके बारे में समझते हैं, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। फिर हम भारत पे आ जाते हैं जो कि हमारा देश है ना। तो लिए लेकिन यहाँ पे मैंने अलग पार्ट में डिवाइड किया। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले सामान्य भूगोल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में, यानी कि यूनिवर्स, ठीक है, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे गैलेक्सी क्या है, सौर मंडल क्या है, तारे क्या है ना, ये सारी इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जैसे पृथ्वी की गतियां, है ना। अब पृथ्वी जो हमारी है वो कौन कौन सी गतियां करती है, जैसे आपने पढ़ा होगा परिक्रमण और परिभ्रमण गति करती है ना, रोटेशन रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं। अच्छा, दिन रात का परिवर्तन कैसे होता है, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने को हमें मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि किसी भी मैप या ग्लोब पे कुछ रेखाएं यानी कि लाइंस होती हैं, जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अच्छा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इनका रोल बहुत ज्यादा है ना। क्या रोल है वो मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा ही, है ना। तो और इन्हीं के बेस पे टाइम भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डिसाइड किया जाता है। देशांतर रेखाएं जो होती हैं उनके बेस पे टाइम डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया में जो टाइम वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दुनिया में कैसे किया जाता है, भारत में कैसे किया जाता है, कहां से किया जाता है, क्या पैरामीटर है, अरुणाचल प्रदेश में टाइम कितना होता है, तो गुजरात में कितना होता है, सेंट्रलाइज टाइम कहां पे है, जीएमटी क्या है, आईएसटी क्या है, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं टाइम से रिलेटेड, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। और आप जानते हैं कि जैसे आजकल क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, तो एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ किस तरह से, या विदेशी कंपनियों के साथ किस तरह से डील करते हैं, है ना, किस तरह से टाइम की प्रॉब्लम नहीं आती है ना, एक आपस में क्या है कोलैबोरेट करके या आपस में समझ के चीजों को, है ना, ये कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम भौतिक भूगोल पे। तो भौतिक भूगोल की अगर हम बात करेंगे, इसको फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होगा कि जो भी मतलब नेचुरल चीजें हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो नेचुरल चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स जो होता है ना, इससे बड़ी कोई चीज है नहीं, है दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, ब्रह्मांड ही है ना, अनलिमिटेड है, असीमित है। अच्छा, फिर यहाँ पढ़ लिया। अब ब्रह्मांड के बारे में जब पढ़ लेंगे तो अब ग्रह वगैरह जो होते हैं सबकी उत्पत्ति हो जाती है ना। फिर जब भौतिक भूगोल में आएंगे तो हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, यानी कि अर्थ की, है ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। अब पृथ्वी की जब उत्पत्ति हो ही गई है तो उसके बाद हम उसमें जो भी चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आंतरिक संरचना का मतलब है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें 3 परतें पाई जाती है, यानी कि लेयर, है ना। तो ये आपने पहले से भी पढ़ा होगा। तो जैसे अगर हम इनकी बात करेंगे, जैसे हम देखो कि मेंटल है, क्रस्ट है ना, और इसके अलावा आपका जैसे अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो भूपर्पटी, है ना, मेंटल को हम आवरण भी बोलते हैं, कोर बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। इस तरह से जो 3 परतें हैं हिंदी इंग्लिश में जैसे भी बात करेंगे तो वो पाई जाती हैं। पृथ्वी की गहराई कितनी है, जैसे पेपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 63 से 71 किलोमीटर है। फिर इसके केंद्र में क्या है, कहाँ पे कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
अच्छा, इसके बाद चट्टान की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चट्टान की बात करते हैं, चट्टान में आपको जानते हैं जैसे तीन प्रमुख तरह से प्रमुख रूप से चट्टानें मानी गई हैं, है ना, जिनको हम रॉक भी कहते हैं, जैसे जैसे इग्नियस रॉक, है ना, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो जैसे आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह की चट्टानें होती हैं। और ये तो चलो मेन कैटेगरी हो गई। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा जैसे घर में देखो ग्रेनाइट के पत्थर लगाए जाते हैं ना, जब घरों का किसी बिल्डिंग बनती है, तो ग्रेनाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या है, बेसाल्ट चट्टानें कौन सी होती हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चट्टानें होती हैं, रॉक होती हैं, उनके बारे में यहाँ पढ़ने को मिलेगा। फिर भूकंप आता है। अब देखते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता है टर्की में भूकंप आया था, बहुत विनाशकारी। उससे पहले नेपाल में आ चुका है। तो भूकंप आते रहते हैं दुनिया में कहीं ना कहीं, है ना। तो वो भूकंप की क्या कंडीशन होती है, अर्थक्वेक क्यों आता है, कैसे आता है, क्या क्या कंडीशंस होती है, वो सब पढ़ने को मिलेंगी। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये दुनिया में कितने तरह के ज्वालामुखी होते हैं, कहाँ कौन सा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा कौन सा है ना, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सा, इस तरह के जो चीजें होंगी वो यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। जलमंडल में जनामी जलमंडल, पानी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, है ना, कि जैसे नदियों के बारे में, समुद्र के बारे में, है ना, झीलों के बारे में, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब, तालाब वाला सब यहाँ पढ़ने को मिल जाएंगे हमें, है ना। फिर वायुमंडल की अगर हम बात करेंगे तो वायुमंडल में आप जानते हैं कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, यानी कि लेयर होती हैं। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, है ना। किस परत में क्या पाया जाता है, किसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ तक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी आज की जो क्लास है ना, ये देख के ये मत सोचना कि अरे क्या चल रहा है, बोर हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखो कभी भी कोई चीज पढ़ो ना तो उसको बारीकी से पढ़ो, है ना। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हम शॉर्टकट में, ज्यादातर मैं देखा बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि पढ़ना कम पड़े नॉलेज ज्यादा हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ चीज ज्यादा चाहिए तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ये सिंपल फंडा है। कम मेहनत करके ज्यादा नहीं मिलता, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना। तो आपको पूरा डिटेल से जब पढ़ोगे ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि आज तक आप यही तो करते आए हो शुरू से, है ना, कि चीजों क्या जल्दबाजी में पढ़ा, आधा छोड़ दिया, इसीलिए तो नॉलेज अधूरी है। नॉलेज अगर पूरी करनी है ना, अच्छी करनी है, तो तरीके से बिना स्किप किए पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं आर्थिक भूगोल पे। आर्थिक जो शब्द है इसका मतलब ही होता है पैसा, है ना। ऐसा भूगोल जहां से कुछ पैसा आता, देखो जैसे आप खेती करेंगे तो पैसा आएगा, पशुपालन होगा तो पैसा आएगा ना, रोजी रोटी चलती है ना। खाने अगर आपको कहीं से निकल रहे, बेचे जा रहे तो पैसा आ रहा, उद्योग धंधों से पैसा आएगा, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पैसा आएगा, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल में ये सारी चीजें करेंगे जहां से इकोनॉमी रिलेट करती है, यानी कि जहां से पैसा प्रोड्यूस होता है ना, पैसा मिलता है, रोजी रोटी चलती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो भाई, अब देखो यहां तक जितने भी हमने अभी डिस्कशन किया, यहाँ पे कहीं भी इंसान की बात नहीं आई है। अब इंसान की बात कहां पे आएगी, मानव भूगोल में, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पे दुनिया में कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं, है ना, जनसंख्या के बारे में, नगरीकरण के बारे में, है ना। अब जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैंने कहा खिरगिज जनजाति कहाँ की है, मेरी बात समझी ना। मैंने कहा खिरगिज जनजाति कहाँ की है, रेड इंडियन कहाँ पे पाए जाते हैं, एस्किमो कहाँ पे है ना। तो इस तरह से बहुत सारी क्या है जनजातियां हैं, तो वो सब कहाँ पे पाई जाती हैं, वो कैसे होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे माहौल में रहना पसंद करते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ की है, कहाँ पे पाई जाती है, या इसकी क्या विशेषता है। तो इस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, जनसंख्या निरीक्षण की बात कर लेंगे, दुनिया की जनसंख्या कितनी है ना। अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं, तो उसमें पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब हो चुकी है ना। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया का 8 अरबवां जो बच्चा है वो पैदा हुआ, ठीक है। इसका मतलब 8 अरब की आबादी पूरी दुनिया में कंप्लीट हो चुकी है ना। तो उसके रिलेटेड कि किस देश की कितनी जनसंख्या है, किस देश का कितना क्षेत्रफल है, कहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। एजुकेशन लेवल क्या, किसका कहाँ पे लिटरेसी रेट कैसा क्या है ना, कम है ज्यादा, महिलाएं कहाँ पे ज्यादा साक्षर है, पुरुष कहाँ पे, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है बच्चों। अब आगे आते हैं, फिर आते हैं क्षेत्रीय भूगोल, और कहाँ का, विश्व का। तो विश्व का क्षेत्रीय भूगोल का मतलब है कि पूरी दुनिया को, आपको पता है कि 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, ठीक है। पूरी जो दुनिया है उसको 7 महाद्वीपों यानी कि कॉन्टिनेंट में बांटा गया है, और वो कॉन्टिनेंट आपके ये सारे हैं, ये महाद्वीप है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशनिया और अंटार्कटिका। अच्छा, ओशनिया जो मैंने लिखा है ना, वास्तव में ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसको इसलिए कहा जाता कि आप अगर मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। समुद्र का मतलब क्या है, ओशियन, महासागर, है ना। तो महासागर ओशियन से घिरा है, इसलिए इसको ओशनिया कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ओशनिया का मतलब है जो चारों तरफ पानी से घिरा है, और वो अकेला कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को ही ओशनिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 7 जो महाद्वीप है, फिर इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे क्षेत्रीय भूगोल में, ठीक है। यहाँ तो हमने
ओवरऑल नॉलेज ले ही ली है, लेकिन यहाँ पे हम एक एक कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। जैसे सपोज हमने एशिया ले लिया, तो एशिया की कितनी आबादी है, एशिया का कितना क्षेत्रफल है, एशिया में कौन सी फसलें ज्यादा होती हैं, एशिया में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, कितने देश हैं, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे ठंडी जगह कौन सी है, सबसे गर्म जगह कौन सी है ना, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ एशिया से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से एशिया के साथ अलग अलग कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको क्या किया था कि 6 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। अच्छा, 6 पार्ट में किया तो शुरू के जो 5 पार्ट हैं हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि विश्व का भूगोल। और जो आखिरी हमारा है ये है क्या है? भारत का भूगोल। अच्छा, भारत का भूगोल जो है उसको मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है कि जो टॉपिक है यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रवाह तंत्र। प्रवाह तंत्र का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जिसको हम अपवाह तंत्र भी बोलते हैं, और इसका मतलब है कि जितने भी नदियां हैं या पानी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब यहाँ हमें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, जलवायु आप जानते हैं, क्लाइमेट है ना, मिट्टी, सॉइल, कृषि, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई, उद्योग, इंडस्ट्री, परिवहन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे हम भारत के पढ़ेंगे। अब जब इस वाले सेगमेंट पे आएंगे तो हमें विश्व का कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ क्या पढ़ना? इंडिया का पढ़ना। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी को भी अगर हम चाहें तो इन पार्ट्स में 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जिस तरह से हमने विश्व के भूगोल को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे ही हम भारत के भूगोल को भी 5 पार्ट में चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, है ना। लेकिन और चाहे तो एक साथ भी पूरे को हम रख सकते हैं, क्योंकि जो चीजें देखो ऐसे समझेंगे, जैसे आर्थिक भूगोल मैंने लिखा, तो दुनिया में अगर हम पूरी दुनिया की खेती के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो विश्व का आर्थिक भूगोल हो जाएगा। अगर हम भारत की खेती के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत का आर्थिक भूगोल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह से जैसे अगर मान लो कि मैंने ये परिवहन पढ़ा, अब दुनिया की पूरे दुनिया की परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? विश्व का आर्थिक भूगोल हो जाएगा। अगर हम भारत के परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भारत का आर्थिक भूगोल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से विश्व की पूरे भूगोल को हमने इन 5 भागों में बांटा है, इसी तरह से हम इंडिया का भी बांट सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताया कि आखिर किस किस कैटेगरी का क्या मतलब है, कौन कौन से टॉपिक इसमें आएंगे। और जितने टॉपिक बोर्ड पे लिखे हैं ये मत सोचना इतने ही टॉपिक हैं, टॉपिक इससे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये सिर्फ जो मेन मैंने समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे थे, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए। तो अगर आपने ध्यान से इस चीज को देखा और सुना है तो आप समझ चुके होंगे। और ये टॉपिक जो आज क्लास लेने का जो मेरा पर्पस था वो था कि आपकी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना। बिल्कुल शुरुआती क्लास है, पहली क्लास है, और जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे आने वाली जैसे 3, 4, 5 क्लास जैसे आप देखोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप दौड़ने लग जाओगे। अभी तो आपने शुरू किया, फिर आप दौड़ने लग जाओगे और बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें आप समझ जाओगे, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और इसके बाद जो अगली क्लास है वो लेकर मैं आपके सामने जल्दी आऊंगा, और तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।